हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। और जितने भी दोस्त हमारे राजस्थान जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आपका शायद 11 फरवरी के आसपास होने वाला है, तो उन सभी भाइयों से मेरी कुछ बातें हैं शेयर करना चाहता हूं, जो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है और जैसा मैंने पीआई क्विज पेपर को देखा है। क्योंकि होता क्या, मेरे दोस्त काफ़ी दोस्त हमारे ऐसे होते हैं, जब तैयारी करते हैं तो वो काफ़ी मेहनत तो करते हैं। जैसा मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन वो ऐसे लेवल की देखते हैं, ऐसे लेवल के क्वेश्चनों को वो प्रैक्टिस करते हैं जिनका एग्ज़ाम से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता है। तो आप पीवाईक्यूज़ देखिए, और ज़्यादा आपको हाई लेवल के क्वेश्चनों को करने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ा बेसिक लेवल भी क्वेश्चन करते जाएँ। कुछ डेटा, कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं जो अभी आपको मैं अपने टॉप 20 एमसीक्यूज़ के अंतर्गत दिखाऊँगा, जो कि राजस्थान के पीवाईक्यूज़ में से हैं। कि इस तरीके से पेपर एग्ज़ाम में आता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको और आराम से एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो काफ़ी ज़्यादा सूझ बूझ कर पेपर करना होता है। क्योंकि सिलेक्शन उन क्वेश्चनों से नहीं होता, सिलेक्शन उन क्वेश्चनों से नहीं रुकता जिनको जिनको सबको नहीं आता। सिलेक्शन उन क्वेश्चनों से रुकता है जिन क्वेश्चनों को सबको आता है, पर आप उनको गलत करके आते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टेक्निकल आने वाला है, आप सभी को पता है। पर 60 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ओवरऑल हर बच्चे करके आ रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल हर बच्चे करके आ रहे हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो घुमा के दे दिए हैं, जिन पे थोड़ा दिमाग लग रहा है। तो अगर आप इन 20 में से 10 ही कर पा रहे हो, ठीक है, तो हर बच्चा यहाँ पे 60 कर रहा है, तो 60 10 70 नंबर स्कोर कर जाएगा। पर गलती कहाँ होती है, गलती आप क्या करते हो इन जो 60 क्वेश्चनों में, जहाँ पे हर एक कोई बच्चा 60 करने की कोशिश कर रहा है, आप गलती यहाँ कर देते हो कि जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जो बेसिक बुनियादी बातें हैं, आप मेहनत कहाँ करते हो इन क्वेश्चनों पे, जहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है सबके सही हों। तो आप मेहनत यहाँ करते हो। आपको यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ तो मेहनत करनी ही करनी है, पर आपको यहाँ भी इसको देख के चलना कि ये क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। तो इन्हीं के बिहाफ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ कि राजस्थान जेईई की परीक्षा जो एग्जाम देने जा रहे हैं, टेक्निकल के जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस बेस पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है आपका है। पहला क्वेश्चन है, प्लाईवुड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये क्वेश्चन आया है पीआईक्यूज में कि वॉल्यूम में, वेट में, थिकनेस में, एरिया में। तो क्वेश्चन ये होगा इसका कि थिकनेस में हम लोग करते हैं। तो इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं कि जो प्लाईवुड हमारा होता है, वुड पैनल होता है, उसको हम लोग ग्लू के माध्यम से प्रेशर और उसके ऑड नंबर आप लेयर लगा करके हम लोग प्लाईवुड का निर्माण करते हैं। कभी कभी अभी हाल ही में मैंने एक पेपर देखा था पीआई को, वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो आपका 3 प्लाई होता है, जो आपका 3 प्लाई का थिकनेस का प्लाईवुड का होता है, उसमें किस कोऑर्डिनेट में, किस डायमेंशन में आपकी चीज़ें रहती हैं। तो कुछ ऑप्शन दिया था 3 4 5 8, 3 4 5 6, 3 4 5 4, ऐसे करके दिया था। तो आपको 3 प्लाई का होता है 3 4 5 6 mm, मतलब 3 4 5 6 mm की थिकनेस का इस तरीके से लगा करके हम लोग प्लाईवुड बनाते हैं। ऐसे आपकी जो भी आपके ओड नंबर में होते हैं, उनको 3 से 13 तक के लगा करके हम लोग अपना प्लाई की थिकनेस को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये थिकनेस में हमारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसको भी बात याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज इन बिल्डिंग फ्रेम। ये भी बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है टिम्बर में, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी टिम्बर होती है, जब हम लोग अपने पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। और अगर वही मॉइस्चर, जैसे आपने गांव देश में देखा होगा घरों में कि जब आप कोई सामान, कोई जैसे बेड होता है, तख्त जिसे हम लोग कहते हैं, चौखट बाजू होती है, खरीद लाते हैं, और वहाँ पे मॉइस्चरिंग अगर सीजनिंग सही तरीके से नहीं होती है, तो उसको अगर हम लोग अपने घरों में लगा देते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद देखते हैं उसमें ऐंठन आ जाती है, या फिर दीवारों से वो हल्का हट जाता है। तो घर वाले डांटते भी हैं, भैया कैसा लेकर आया, सीजनिंग नहीं हुआ, अच्छा से हुआ था। तो वही कुछ बातें हैं कि अगर आप बिल्डिंग फ्रेम में यूज़ कर रहे हो टिम्बर को, और वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है, तो कितना तक होगा तो चल जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 13 से 20% होता है बिल्डिंग फ्रेम्स के लिए। आगे आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू IS कोड 287/1993 कहता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर टू बी यूज इन बिल्डिंग फ्रेम, जैसे कि विंडोज़ हुआ, तो उनमें 8 से 16% तक अकॉर्डिंग टू जोन इन हुईच बिल्डिंग लाइट, क्योंकि जोन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। ठीक है, तो 8 से 16, आपका 8 से 16 यहीं पे आ जाएगा, 13 से 20 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 12 से 20 भी या 18 से 20 ऐसे देखने को मिलता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे टिम्बर के बारे में, टिम्बर आपका नॉन होमोजीनियस हो अनआइसोटोपिक मटेरियल होता है, जो कि डिफरेंट सिंकरेज इन डिफरेंट डायरेक्शन में शो करता है। सिंकरेज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज एब्जॉर्ब टू द मिनिमम फॉलोड बाय रेडियल एंड सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन। तो टिम्बर से क्वेश्चन ये भी था।
तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर ये PYQ जो है कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आपको बेसिक क्वेश्चन की भी पकड़ आपको होनी चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चनों को गलत ना करें। अब ये क्वेश्चन है एस्टीमेट का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बहुत ही आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से, अगर आपने नहीं भी कुछ पढ़ा है तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत अगर एस्टीमेटिंग की नॉलेज आपको है तो आप इसको बना जाओगे। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट फॉर बिल्डिंग हैविंग अ टोटल कारपेट एरिया। तो जो टोटल कारपेट एरिया आपका है वो आपका कितना रहने वाला है, 300 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया आपका रहने वाला है। एक्स्ट्रा प्रोविज़न जो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया गया है वो 10% ऑफ एरिया प्रोवाइडेड फॉर वॉल एंड बरामदा, जो आपकी वॉल्स हैं उनके बरामदा के लिए 10% का लिया गया है। तो प्लिंथ एरिया रेट क्या होगा, तो भैया जो प्लिंथ एरिया रेट आपका दिया गया है, प्लिंथ एरिया रेट जो आपका दिया गया है वो 1000 पर स्क्वायर मीटर दिया गया है। तो ये आपका कारपेट या 300 था ही, और उसमें 10% आपको एक्स्ट्रा कर देना है। तो 300 को जब आप 10% एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 300 का 10% आप निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो 330 मीटर स्क्वायर आपका टोटल हो जाएगा, और पर स्क्वायर मीटर पर 1000 रेट है, तो 330 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 1000, तो आप करोगे तो लगभग 33,000 4 टाइम 0 आपका आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 33 लाख लगभग आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। आपको प्लिंथ एरिया रेट दे रखा रहता है, आपको एरिया दे रखा रहता है, कितना प्रोविज़न एक्स्ट्रा करना है, कितना यहाँ पे इंक्लूड करना है, कितना एक्सक्लूड करना है। अगर आपको एक्सक्लूडिंग किया होता तो घटा देते, पर यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा प्रोविज़न ले रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो आपका 33 लाख आपका पूरा आ जाएगा रेट यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर वॉल्यूम इज। आपको बताना है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी एक बैग जो सीमेंट होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.0345 मीटर क्यूब एक बैग का होता है, ठीक है, एक बैग का। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना आएगा 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब में कितना जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब में डिवाइड बाई 0.0345 मीटर क्यूब, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ बैग है, एक बैग है, नंबर ऑफ एक बैग का वॉल्यूम है। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना, 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब टोटल है, उसमें 0.00345 मीटर क्यूब की कितनी बैग आ जाएंगी। तो हमने 1 मीटर को 0.0345 से भाग कर दिया, तो कितना आपका लगभग यहाँ पे आ जाएगा, लगभग 28.8 बैग आएगा। तो अब 20.8 बैग आपका ऑप्शन में नहीं है, तो लगभग आपका क्या हो जाएगा, 30 बैग आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके PYQ में आया हुआ है, इसको समझिए कैसे करना होता है कि मास ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट आपका पता 50 kg होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना हो 1440 kg होता है। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग जो सीमेंट है उसका वॉल्यूम कितना होता है 0.034522 मीटर क्यूब आपका होता है। तो नंबर ऑफ बैग इन 1 मीटर क्यूब, मतलब ये एक बैग जो एक बैग है उसका जो वॉल्यूम आपका निकल के आता है वो 0.0345 निकल के आता है। तो अगर 1 मीटर क्यूब में आपसे पूछे कितनी ऐसे वॉल्यूम की कितनी बैग आ जाएंगी, तो आपको वही करना, टोटल वॉल्यूम को एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ बैग आपका निकल के आ जाएगा। तो 28.8 समथिंग आता है, तो यहाँ पे 30 बैग आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, बेंचमार्क दिया रखा है कि इफ़ द बेंचमार्क इज 560.5 मीटर एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 561.365 मीटर, तो व्हाट विल बी द बैक साइड। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है वो आपका होता है बेंचमार्क प्लस के बैक साइड होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बैक साइड निकालना है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप अपना बेंचमार्क निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 500 हो जाएगा 561.365 में से आपको 560.50 आपको जीरो घटाना होगा। तो 5 6 13 से 5 गए 8, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0। तो 0.865 मीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बैक साइड आपका रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन सर्वेइंग का है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता होगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब को हमको निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेंचमार्क में अपने बैक साइड को ऐड कर देते हैं, तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है। अगर यही हमको कहीं पे आरएल निकालना होता है तो आरएल हमारा क्या हो जाता है, जो भी हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें से हम लोग अपनी फॉर साइड को घटा देते हैं, तो वहाँ का आरएल निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है द बियरिंग ऑफ लाइन यस इज S25 डिग्री वेस्ट, व्हाट विल द होल सर्किल बियरिंग आपकी क्या रहने वाली है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो एस वेस्ट 25 डिग्री वेस्ट अगर आपका रहने वाला है यहाँ पे है, तो होल सर्किल बियरिंग आपकी कितनी हो जाएगी। तो ये 180 है और प्लस इसमें आप 25 ऐड कर दोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 205 डिग्री आपकी होल सर्किल बियरिंग हो जाएगी। तो आप देखो कुछ लोगों को जानकारी इसके बारे में होगी कि होल सर्किल बियरिंग और आपका रेडियस बियरिंग क्या होता है। तो आपको बता दूं, जब आप प्रिज्मेटिक कंपास से यूज करते हो तो वो आपको होल सर्किल बियरिंग देता है। मतलब वो तो आपको हमेशा नॉर्थ पोल से आपकी डिस्टेंस को नापता है, ठीक है। यहाँ से आपको मेजर करेगा, यहाँ से आपको वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो इस तरीके से होता है। पर अगर हम बात करें जो आपका रेडियस बियरिंग होता है वो आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल से चेंज हो जाता है और हमेशा 0 से 90 के बीच में उसकी डेटा रहता है। या तो आप नॉर्थ थीटा ई देखोगे लिखा हुआ, या फिर आप उसे देखोगे एस थीटा ई, या फिर आप देखोगे एस थीटा डब्लू, या फिर आपका एन थीटा डब्लू। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स में होते हैं और बहुत ही आसानी से और इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि कुछ नहीं करना होता, आपको कोई फार्मूला नहीं याद रखना, आपको बस ये कोऑर्डिनेट याद रखना है। जैसे यहाँ पे बियरिंग ऑफ लाइन दे रखा है S25 डब्लू, तो आपको पता है नॉर्थ यहाँ पे होता है, साउथ यहाँ पे होता है, ईस्ट आपका यहाँ पे होता है और वेस्ट आपका यहाँ पे होता है। तो एस से करना है, एस से 25 डिग्री। तो यस आपका यहीं पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहीं कहीं 25 डिग्री आएगा। तो एक मान लीजिए आपका 25 डिग्री है, ठीक है। आपकी कोई लाइन है यहाँ से, ये गई हुई लाइन है और इसका एंगल एस से 25 डिग्री वेस्ट की तरफ है। व्हाट इज मतलब होल सर्किल बियरिंग। अब होल सर्किल बियरिंग क्या होता है कि होल सर्किल बियरिंग कहती है कि इसी लाइन की, जो आपकी ये लाइन है, इन नॉर्थ से कितना एंगल होगा। तो नॉर्थ से अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आपको बता दूं ये आपका 90, ये आपका 90, 180 और प्लस 25 और। तो 180 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 25 को ऐड कर देंगे। तो 25 को ऐड करने के बाद जो आपका डेटा आएगा वो आपका हो जाएगा इसी लाइन का होल सर्किल बियरिंग में आंसर। तो 205 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हैं। आपको ज़्यादा परेशान या ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, क्या ही रहेगा डेटा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो टेक्निकल का जो लेवल होगा ज़्यादा उतना टफ नहीं रहने वाला है, बस आपको अपना नॉन टेक्निकल अच्छे से करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है कि इनवार टेप इज़ मेड ऑफ एन एलॉय। जो आपका इनवार टेप होता है वो किस एलॉय का बना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉपर एंड स्टील, ब्रास एंड स्टील। तो मेरे भाई ये आपका जो होता है वो निकिल और स्टील का बना होता है, जिसमें निकिल का परसेंटेज भी अलग अलग होता है 36% और आपका 64% आपका क्या रहने वाला है, स्टील रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब यहाँ पे इनवार टेप के बारे में दे रखा है कि इनवार टेप आर यूज मेनली फॉर इन लीनियर मेजरमेंट ऑफ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, बिकॉज ये बेसलाइन मेजरमेंट में काम आता है, क्योंकि इनवार में 36% आपका निकिल और 64% आपका स्टील होता है, जिसकी की वजह से उसमें लोवेस्ट थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है जितने भी आल मेटल होते हैं, एलॉय होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इसीलिए इनवार टेप का यूज किया जाता है। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रीसियस मेजरमेंट करना है या बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करना है तो आपको इनवार टेप का यूज़ करना है, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर में अगर आपका टेम्परेचर अप डाउन भी होगा तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनवार टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय, किस एलॉय का बना होता है, तो आपका निकिल का प्लस आपका स्टील का बना होता है। और उसके अंदर परसेंटेज की बात करें 36 प्लस 64% आपका परसेंटेज भी रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ 1:2:4 कंक्रीट। सबसे पहले आप ये देखिए पूछा गया है, पूछा गया आपसे वॉल्यूम ऑफ सैंड की वॉल्यूम ऑफ सैंड पूछा गया है और क्या प्रिपेयर करना है, क्यूबिक मीटर में 100 क्यूबिक मीटर में कंक्रीट काम करना है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर 1 मीटर क्यूब आप कंक्रीट तैयार करना है तो उसके लिए आपको लगभग 1.52 से लेकर के 1.54 ड्राई वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट यूज करना होता है। तो आपने 1.52 से देखा हो, कभी 1.54, लगभग जो आंसर आता है 1.54 से आता है कि अगर आपको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट अगर तैयार करनी है तो 1.54 मीटर क्यूब ड्राई मोटार यूज करना होगा। तो अगर यहाँ पे आपके पास मैं कहूँ कितने क्यूबिक मीटर है तो टोटल तो आपके पास हो जाएगा 100 क्यूबिक मीटर। तो 100 क्यूबिक मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 100 × 1.54 तो हो जाएगा
154,000 मीटर क्यूब, इतने आपको ड्राई मोटार की आवश्यकता होगी। पर अब इसका रेशियो क्या होगा, अब इसमें क्यों कह रहा है कि 1:2:4, आपको 1 जो होता है ये आपका सीमेंट होता है, और उसके बाद ये आपका क्या होता है, सैंड होता है, और ये आपका क्या होता है, एग्रीगेट आपका होता है। तो आपको यहाँ पूछा क्या है, आपको पूछा गया है सैंड के बारे में। तो जो भी आपका 154 है उसको आप 1 + 2 + 4 इसके सम से, रेशियो के सम से डिवाइड कर दो, और जिसका रेशियो निकालना है उससे गुणा कर दो, तो 2 से गुणा कर दो। तो 4 2 6 7 से अगर इसको भाग करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 मीटर क्यूब जो आपका आएगा वो आपका सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा कि इतनी सैंड आपको इस रेशियो के निर्माण में यूज करनी होगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि सैंड कितना होगा, सीमेंट कितना होगा, तो सीमेंट आपका हो जाएगा 22 मीटर क्यूब ही, और 22 × 2 आप करोगे तो आपका हो जाएगा 44 लगभग आपका हो जाएगा सैंड। अगर कंक्रीट एग्रीगेट की बात करेगा तो 22 × 4 मतलब 88 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं और ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना होगा, यह भी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ 3 डिग्री कर्व हैविंग 20 मीटर आर्क लेंथ। तो ये भी सर्वेइंग का क्वेश्चन है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि रेडियस और डिग्री में एक संबंध होता है। अगर आपका 20 मीटर का है तो वहाँ पे आपका रेडियस आर जो होता है वो 1146 डिवाइड बाई डी डिग्री होता है। अगर आपका 30 मीटर होता है तो वहाँ पे रेडियस इक्वल टू होता है 1719 या 1720 डिवाइड बाई डी डिग्री होता है। यहाँ पे आपको डिग्री भी दिया रखा है, 20 मीटर की आर्क लेंथ दे रखा है, तो आपको ही कन्फर्म हो गया 20 मीटर आर्क लेंथ में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 1146 को आपको भाग करना पड़ेगा 3 से, तो 3 × 3 = 9, 2 11 3 8 24 3 दूनी 6, तो 382 मीटर आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्व आपका 382 मीटर लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि आपका आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड अगर आपका बीम है और वहाँ पे केवल आपका पॉइंट लोड लग रहा है, मान लीजिए P, तो इस केस में शेयर फोर्स जो आपका होता है वो मेरे भाई कांस्टेंट वेरी करता है, कांस्टेंट ऐसे रहता है, और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर वेरी करता है इस तरीके से। अगर यही आपका यूडीएल लगा हो पूरे लंबाई में और सिंपली सपोर्टेड बीम हो, यूडीएल लगा हो, तो इस केस में आपका जो शेयर फोर्स होता है वो लीनियरली वेरी करता है, और बेंडिंग मोमेंट में आपका पैराबोलिक वेरिएशन देखने को मिलता है। पर अगर वही लीनियरली वेरिंग लोड हो जाए, मतलब इस तरीके से लोड वेरी करे, लीनियरली वेरिंग लोड हो जाए, तो क्वेश्चन यही तीनों से बन सकता है। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है। तो अगर लीनियरली वेरिंग हो जाए तो उस केस में जो शेयर फोर्स में परिवर्तन होता है वो आपका पैराबोलिक परिवर्तन होता है, और आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है उसमें आपका क्यूबिक पैराबोलिक होता है। तो इसको इस शेप से भी याद रख सकते हैं, और इन तीनों डेटा को आप याद रखते हैं। एग्जाम्स में आपका ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जा चुका है। तो आपके एग्जाम्स में दोनों भी आ सकते हैं। तो आपको तीनों बातें आपको याद रखनी है, यह क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है द स्टैंडर्ड गेज लेंथ ओवर व्हिच द एक्सटेंशन इज टू बी मेजर्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ स्पेसिमेन विद इनिशियल क्रॉस सेक्शन AC। तो ये जाहिर सी फार्मूला है 5.65 √AC आपका हो जाएगा, इसका गेज लेंथ का फार्मूला होता है। ठीक है, गेज लेंथ इन ए टेंशन टेस्ट आने बार गेज लेंथ मीन द लेंथ ओवर व्हिच एक्सटेंशन इज मेजर्ड, गेज लेंथ इज इक्वल टू 5.65 √A। एक है इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया बिफोर लोडिंग। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉज बाई 3 इक्वल लोड ईच WL/3 spaced apart at equal interval of L/4 on a simply supported beam is। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना कॉज होगा अगर आपका 3 इक्वल लोड जो कि W/3 है ईच, और वो स्पेस्ड एक बार मतलब कि एक दूसरे से समान दूरी पर L/4 पर स्थापित है, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो आप देख लीजिए कि आपका मान लीजिए W/3 लोड है, यहाँ पे W/3 है, यहाँ पे W/3 है, और ये सिंपली सपोर्टेड है। और एक बात और, ये समान दूरी पर हैं, तो मतलब L/4 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 L/4
मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका L/4, ये आपका L/4, ये आपका L/4 और ये आपका L/4, ये आपका W/3 और ये आपका W/3। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होता है, तो आपको मोमेंट यहाँ पे लेना है। टोटल लोड की बात करें तो 3W/3 हो जाएगा, तो टोटल लोड आपका W आ जाएगा और W का आधा आधा दोनों सिरों पे सपोर्ट हो जाएगा। W/2 आपका दोनों तरफ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका कैसा है, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने वाला है, या फिर आप कह दीजिए हाँ। तो अगर आप यहाँ मोमेंट आप लोगे हैं तो मोमेंट आप लेते हो तो क्या हो जाएगा कि W/2 मल्टीप्लाई में 2L/4, उसके बाद ये आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है, और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस W/3 मल्टीप्लाई बाई में L/4। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आप देखेंगे जब आप गुणा करेंगे इन दोनों का, तो गुणा करने पे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, WL/4 माइनस WL/12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 8 WL डिवाइड बाई 48, 8 संग 48, तो WL आपका 6 आपका रहने वाला है, जो कि आपका यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ पे आपका मैच कर रहा है, कुछ नहीं, आपको यहाँ देखेंगे मिल जाएगा WL/6 आपका है। इस क्वेश्चन हमने कुछ किया नहीं है। इस क्वेश्चन में जो भी आपका सिंपली बोलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम के क्वेश्चन है, और यहाँ पे W/3 तीन लोड लगे हुए हैं। हमने बस यहाँ पे रिएक्शन निकाली और मिड सेक्शन में मोमेंट ले लिया, और मोमेंट लेते समय हमने साइन को चेंज कर रखा है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन आप कुछ भी मान सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आर रिलेटेड बाय V शियर फोर्स, M बेंडिंग मोमेंट, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी होंगी कि जब भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की दर को देखते हैं तो आपका शियर फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, और जब शियर फोर्स में दर देखते हैं तो आपका लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में यही आपको बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कभी कभी आपको ये भी बताना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट सेक्शन। तो इस तरीके से आपका ये रहने वाला होता है। ए कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन प्राइमरली टू टेक व्हिच टाइप ऑफ लोड। तो आपको पता भी है कॉलम वगैरह कैसा लोड लेता है, आपको कंप्रेसिव लोड ही रहता है। अगर आप कॉलम को डिज़ाइन करोगे तो वो हमेशा कंप्रेसिव लोड के लिए आपका डिज़ाइन होता है मेनली। तो ऑप्शन सी में सी हो जाएगा। कंप्रेशन मेंबर के तरीके से होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज गिवन बाय। देख रहे हो आप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में है क्या, टाउ भी बराबर VU/D/D। तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें रहेगा, आपको टिक कर देना है। फॉर वेल कंडीशन ट्रायंगल, क्वेश्चन है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। कोई भी एंगल आपका 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए 30 से 120 के होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये सारे आपके राजस्थान के PYQ ही रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो उसके बारे में दे रखा है चेन सर्वे में आपका, इफ नॉट पॉसिबल टू हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट नो एंगल लेस देन 30 और ग्रेटर देन 120। इन एन इलास्टिक मटेरियल द स्ट्रेस रिलेशन इज ऑलवेज। अगर आपका इलास्टिक मटेरियल है तो आपका जो स्ट्रेस रिलेशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर कि नॉन लीनियर कि सर्कुलर। तो अगर आप इलास्टिक मटेरियल है तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कैसा होगा आपका, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक आप जब तक लोड लगाओगे किसी मटेरियल पे, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो उसमें स्ट्रेन क्या होती है आपका, लीनियर होती है। मतलब कि अगर आप लोड हटा लोगे तो वो अपनी कंडीशन में आ जाएगी। पर आप जैसे ही लोड थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपको ये कर्व कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आता है, और लीनियर ना होकर के वो अब आपका नॉन लीनियर देखने को मिलता है। द डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W। तो आपको ये सारे डेटा याद रखने होंगे कि अगर आपका डिफ्लेक्शन
सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे लोड यहाँ पे लग रहा है, तो इसकी वजह से आपका कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो WL³/40 ATI देखने को मिलेगा। स्लोप आपको WL²/16 EI देखने को मिलेगा। अगर यही आपका यूडियल लोड हो जाए तो आपको डिफ्लेक्शन कितना देखने को मिलेगा, 5WL/4/384 देखने को मिलेगा। WL/24 ये आपको स्लोप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सारे डेटा आपको याद रखने होंगे। जितने भी आपने देखे होंगे कैंटिलीवर के केस होता है, तो कैंटिलीवर के केस में सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अगर कैंटिलीवर बीम के यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, कैंटिलीवर बीम के यहाँ पे यूडियल लोड लगा है, कैंटिलीवर बीम के जो है आधी लंबाई पे यूडियल लोड लगा तो आप निकालना पड़ेगा, कैंटिलीवर बीम के यहाँ पे लोड आपको लगा है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये तो आपका जनरल डेटा होता है। आपको पता है इसका PL/3 EI डिफ्लेक्शन होता है और PL² EI आपका स्लोप हो जाता है। यहाँ पे आपका PL/4/8 EI और PL/6 EI हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सारे डेटा जो इंपॉर्टेंट है डिफ्लेक्शन के उनको भी आपको करना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पावर ट्रांसमिशन बाई ए शाफ्ट इज कितना होता है। तो कोई भी आपकी पावर ट्रांसमिशन होता है तो आपका 2π/NT होता है, और रेवोल्यूशन पर मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका, क्योंकि यहाँ पे वाट होता है और जूल पर सेकंड आपका हो जाता है, और कभी कभी यहाँ पे आपको 9550 देखने को मिलता है। वो कब आता है, जब आपको ये सब 2π/60 चेंज करके और वाट को जब आप किलो वाट में कर देते हो तब देखने को मिलता है। तो वो खैर वो ऑप्शन में तो है नहीं अभी, तो उसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे। पर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका पावर ट्रांसमिशन के फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है, तो आपका हो जाएगा 2π/NT/60 आपका रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पावर ट्रांसमिशन टार्क इंटू एंगुलर स्पीड होता है, जहाँ पे ओमेगा = 2π/60 होता है। यहाँ पे एन आपका रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, आप उसको चेंज करके रेवोल्यूशन पर सेकंड में आपका 60 से करके कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडियल अलोंग फुल स्पेन। अगर आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और फुल स्पेन पे यूडियल लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, W²/8 होता है, इसको आप सबको पता होगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके राजस्थान जेईई के एग्जाम्स में आए हुए PYQs हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट MCQ आप लोग करते ही रहिए, प्लस अपनी तैयारी को बेसिक सी चीज़ों से जोड़े रखिए कि हाँ आपका बेसिक क्या रहने वाला है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चनों को आपके एग्जाम्स तक कराने वाले हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम और भी क्लास लेकर आएंगे, जो भी आपके PYQs हैं या फिर इसी के बेस पर आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं हमको लेकर आऊँगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।